Good morning, all of you. Standard 11, Chapter 4, चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके लेखक सद्गुरु शरण अवस्थी। चलिए सबसे पहले सद्गुरु शरण अवस्थी की जीवनी पर प्रकाश डालें हम। इनका जन्म 1901 ईस्वी में, सद्गुरु शरण अवस्थी का जन्म 1901 ईस्वी में और मृत्यु 1973 ईस्वी। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। वे कानपुर में BNSD कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। इनकी रचनाओं में देखें तो इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसी के 4 पल और भ्रमित पति। अब जो ये संस्मरण है जो सद्गुरु शरण अवस्थी के, तो सबसे पहले इस संस्मरण में हमें पढ़ना क्या है वो संक्षिप्त में एक बार चर्चा कर ले। लेखक ने इसमें चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है, प्रकाश डाला है। किसके जीवन को लेकर? तो चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन, व्यक्तित्व और उनकी निडरता का यहाँ वर्णन किया है। कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से वो उनके जीवन, व्यक्तित्व और उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है इस चैप्टर में। और साधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद शक्ति के पुंज थे। पुंज अर्थात क्या होता है? तो समूह। और साधारण प्रतिभा के थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद, और शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। चंद्रशेखर आज़ाद को आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। चंद्रशेखर आज़ाद का निडर यानी बिना डर निर्भय थे, वो आत्मनिर्भर थे। मितभाषी इस पुरुष को स्वर्गीय कहने में लेखक को बहुत ही चोट लगती है, दुख पहुंचता है। उससे जुड़ी अनेक सूक्ष्म छोटी छोटी बातों को लेखक इस चैप्टर के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं लेखक कि उन्हें स्वर्गीय कहते हुए बहुत दुख होता है मुझे, न जाने क्यों आज उनकी स्मृति यादें सजग हो उठी है, जाग हो उठी है। भूलना एक महान गुण है, समय का विस्तार है और स्मृति के बोझ का विश्राम है यानी आराम है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें याद रहती है और बचपन से लेके अब तक उन सारी बातें याद रहे संभव नहीं है। उसमें से कुछ बातें हम भूल जाते हैं और कुछ बातें हमें याद रहती है, चाहे वो दुखमय हो या सुखमय हो। कुछ बातें हम भूल जाते हैं और कुछ यादों के रूप में बनी रहती है। तो वही कहते हैं कि जो भूल गए वो भूलना एक महान गुण है, यह समय का विस्तार है। स्मृति यानी यादों के बोझ का विश्राम है। शरीर पर लगे हुए खरोच, देह पर लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते हैं, भरते हैं, पर मन पर लगे हुए चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात, यह विस्मृति के सहारे ही ठीक होता है। चंद्रशेखर आज़ाद ये जो उन्होंने अपने भावों को, विचारों को जो यहाँ रखा है, क्या कहते हैं? कहते हैं शरीर पर लगे हुए खरोचे या देह यानी वही शरीर हुआ, शरीर पर लगे हुए घाव ये समय के सहारे सूख जाते, भर जाते यानी ठीक हो जाते। डॉक्टर के दवा मलहम से ये ठीक हो जाते, समय के साथ धीरे धीरे ये घाव सूखते, भर जाते। पर मन पर लगी हुई चोट यानी किसी के बुरे विचार, किसी ने बुरा कहा, तो वो चीज़ जो अपेक्षा नहीं करते उससे, अगर उस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो तो हृदय पर वो जो उसके दुर्विचार व्यवहार है, जो अपेक्षा नहीं किए थे, चाहे उसकी बुरी बातें क्यों ना हो, तो वो चोट सीधा कहाँ लगती है? हृदय पे। और इस तरह से हृदय पर लगा हुआ आघात यानी चोट ही होता है बेटा, ठीक है। तो हृदय पर लगा हुआ चोट वो कैसे ठीक होगा? तो विस्मृति के सहारे, यानी जब उसकी कड़वी वचन जो हमें बहुत बुरी लगी, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, उम्मीद नहीं कर सकते थे उससे, मेरा प्रिय मित्र है, तो वो चीज़ जो चोट मुझे लगी हृदय पर, वो कैसे ठीक हो सकता है? तो उसमें किसी दवा या मलहम की ज़रूरत नहीं है। वो विस्मृति यानी उसकी कड़वी बातों को, उसके दुर्व्यवहार को हम भूलकर हृदय पर जो चोट लगी है उसे ठीक कर सकते। आगे कहते हैं स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलता है।
स्मृति यानी यादों को तीव्र बनाए रखना है, तो यादों की तीव्रता के लिए, स्मृति की तीव्रता के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों का अनुशीलन करना पड़ेगा और पुस्तकों के स्वाध्याय से स्मृति की तीव्रता बनी रहती है। लेकिन वही विस्मृति यानी भूलना है, तो भूलने के लिए ये वरदान कहाँ से प्राप्त होगा? संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से। विराग यानी विरक्त, ठीक है, विराग यानी विरक्त या फिर उदासीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। संसार में यदि विस्मृति स्वतः सिद्ध ना हो, यदि हम किसी भी चीज़ को भूलें ना, तो लोग अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहेंगे और फिर जीवन क्या हो जाएगा? कोट की खाज। कोट की खाज अर्थात समस्याओं का बने रहना, संकट पे संकट आना। तो यदि आप किसी भी चीज़ को भूलो ना, विस्मृति यानी भूलना एक महान गुण है। अगर नहीं भूलते तो क्या होता? अब नहीं भूलने में, विस्मृति अगर नहीं होती हमारे जीवन में ये, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दुखदाई है, सुखदायक पल तो अच्छे हैं, चलो उन चीज़ों को याद करके आप हंस लेते हो, मुस्कुरा लेते हो, लेकिन कुछ पल ऐसे हैं जो दुखदाई है, जो पल याद करके आप बहुत दुखी होते हैं, आपके आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप दिन भर उसे सोचते रहोगे तो आपका किसी काम में मन लगने वाला नहीं है। मानसिक तनाव आप महसूस करोगे, बहुत सारी कार्यों में उलझन उद्भव होगा। तो ऐसी स्थिति में वही लेखक कहते हैं कि अगर स्मृति स्वतः सिद्ध ना हो, अगर हम किसी भी चीज़ को नहीं भूलते, तो लोग अपने पुराने घाव यानी पुराने यादें दिन प्रतिदिन कुरेदते और फिर समस्याओं पर समस्याओं का आना बना रहता। इसीलिए कहते हैं कि भूलना एक महान गुण है। उन सभी गुणों में से भूलना एक महान गुण है। यह समय का विस्तार है और स्मृति यानी यादों के बोझ का विश्राम है। आगे कहते हैं क्षण आते हैं और चले जाते हैं। क्षण यानी समय, पल आते हैं और चले जाते हैं। उनके आवर्तन में, आवर्तन यानी पुनरावर्तन, आना जाना, ठीक है। आवर्तन अर्थात किसी भी चीज़ का रिपीट होना, चक्कर खाना भी कह सकते हैं, ठीक है, एक के बाद एक उसी चीज़ का आते रहना। तो क्षण यानी पल आते हैं चले जाते हैं, उसके पुनरावर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चली जाती है। बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जाते हैं, आते जाते रहते, और कुछ यादें याद के रूप में बनी रहती है और कुछ बातें विस्मृत हो जाती, भूल जाते हैं। धुले हुए पाटों, और उन्हीं धुले हुए पाटों के भीतर से कुछ आकार झांककर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे वह स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो। कवि क्या कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं यहाँ पे? हमारे धुले हुए पाटों से यानी पटुता से कुछ चीज़ें धुल जाती है, विस्मृत हो जाती, यानी हम भूल जाते हैं, लेकिन वापस कोई घटना, कोई पल या परिस्थिति हम देखते हैं तो वो बीती हुई बातें, भूली हुई बातें वापस हमारे पटुता पर झांकने लगती है। तो जो चीज़ हमें वापस याद आती है, किसी परिस्थिति, किसी पल, समय को देखकर, तो वो सुख में भी हो सकते हैं और दुख में भी हो सकते हैं, ठीक है। वो पल, वो क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं। क्षणों के श्रृंगार सुख में है तो श्रृंगार स्वतः कितने ही सुख में हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते, यानी दुख में क्षण भी हो सकते हैं जिसे हम याद कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति, वो घटनाएं, वो परिस्थिति धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। वो व्यक्ति, वो घटनाएं, वो परिस्थिति धन्य है जो सुख में है, जिसे याद करके हम सुख अनुभव करते हैं। वो पल, वो परिस्थिति, वो घटनाएं धन्य हैं जिनकी अमिट छाप हमारे जीवन में क्षणों का श्रृंगार बना हुआ है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। कौन? विस्मृति, कि आओ मैं तुम्हें अपने साथ बहा ले चलूं। किसको? तो जो क्षण, जो यादें समय का श्रृंगार है, जो सुख में, उन क्षणों को विस्मृति अपने साथ ले जाना चाहती है। समय के प्रवाह को रोककर वो स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और विराग की ही स्वतः वर्षा हुआ करती है। चंद्रशेखर एक ऐसे ही शक्ति, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही परिस्थिति हैं जिसे याद करके लेखक
सुख में अनुभव करते। कहते उनकी स्मृति मन का पुण्य है, उनकी यादें मन का पुण्य है। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। लेखक कहते हैं मेरी न जाने कितनी बार उनसे मुलाकात हुई होगी, भेंट का अर्थ मुलाकात। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण मुझे वे हमेशा भैया कहकर बुलाते थे। लेखक के मित्र नहीं थे, किसके मित्र थे? लेखक के छोटे भाई के मित्र थे। लेकिन जब मित्र का भाई बड़ा भाई है, मित्र बड़ा भैया कहता है, तो उस नाते ये भी भैया, ये कौन? चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये भी भैया कहकर बुलाते। लेखक कहते हैं कि मेरे छोटे भाई के मित्र थे चंद्रशेखर आज़ाद। अब मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पे, किसी रेलवे स्टेशन पे, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षणों में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। अग्रज यानी बड़ा भाई। जहाँ कहीं भी चंद्रशेखर आज़ाद मुझसे मिले, चाहे किसी के घर हो, किसी सड़क पे हो, किसी रेलवे स्टेशन पे हो, या किसी भी हालत में, किसी भी क्षण, किसी भी पल, समय, हमेशा मुझे बड़े भाई के सम्मानित किए। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण होते। कृपण यानी होता है कंजूस, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों के मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। क्रांति कब, कैसे, क्या, किस तरह से तैयारी करना है, ये सारे विचार वो गोप्य रखते। वचन नहीं करते जल्दी, वचन के कृपण यानी कंजूस होते हैं। मन में जो विचार रखते होता है उनके, वो गोप्य रखते हैं। गोप्य यानी किसी से बताना ना, छिपा कर रखना। तो वो क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो कहते चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कि वो वचन के बड़े कृपण और मंतव्य यानी मन के विचारों के बड़े गोप्य थे। मन के विचार किसी के सामने नहीं रखते थे, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी दुराव करने की कोशिश नहीं की। दुराव यानी भेदभाव। लेकिन इस मामले में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ कभी भेदभाव, दुराव नहीं रखी। उन्हें भय बिल्कुल न था। चंद्रशेखर आज़ाद को कहते कि वो बिल्कुल निडर थे, बिल्कुल निडर थे। उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं था। वे निश्चिंत थे। वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। और उनका ये कहना बिल्कुल सत्य था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने देखा कि मैं चारों ओर से घिर चुका हूँ ब्रिटिश अधिकारियों से, सेनाओं से, तो उन्होंने लड़ने की पूरी कोशिश की। पिस्तौल और कारतूस तो हमेशा अपने पास रखते ही थे। और अंतिम क्षणों में जब देखा कि अब मैं उनके हाथ पकड़े जाऊंगा, तो जो अंतिम गोली थी वो अपने आप को ही उन्होंने मार डाली। तो उनका ये कहना कि मैं जीते जी कभी किसी के हाथों में नहीं आ सकता, ये सत्य साबित हुआ। आगे कहते हैं कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल, कटी का अर्थ होता है कमर, ठीक है, उनके कमर से लटकते हमेशा 2 माउजर पिस्तौल और कंधों पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी। कारतूस की पेटी अर्थात कारतूस क्या बेटा? तो बंदूक में रखकर चलाई जाने वाली एक धातु, ठीक है। और ये चंद्रशेखर आज़ाद के पास पिस्तौल और कारतूस हमेशा रहता था और इन पर चंद्रशेखर आज़ाद को पूरा भरोसा भी था। जब कहते हैं कि जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वो हमेशा निश्चिंत रखते थे, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं देते। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि क्रांतिकारी थे और ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश सरकार इन्हें पकड़ना चाहते थे। और जब पता चले कि इस आश्रयदाता ने इन्हें आश्रय दिया है, तो आश्रयदाता के साथ जो दुर्व्यवहार हो, जो कष्ट हो, वो अलग। तो इसलिए जहाँ कहीं भी लेखक कहते हैं कि जहाँ कहीं भी इन्हें आश्रय दिया, इन्होंने कभी उन लोगों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। कैसे? तो उन्हें स्पष्ट कहा करते थे कि मेरी वजह से आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगर ब्रिटिश अधिकारी, पुलिस, सेना पकड़ने भी आई तो उस आश्रयदाता के घर से निकलकर कहीं दूर, 4 घर दूर जाकर तमंचा यानी बंदूक चलाएंगे, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि ब्रिटिश सरकार को किसके घर इन्हें आश्रय मिला था। इस वजह से आश्रयदाता को हमेशा निश्चिंत रखते थे। अपनी वजह से उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देते थे। आगे कहते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा।
महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों की विचारधाराओं में मतभेद था। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और चंद्रशेखर आज़ाद हिंसा के पुजारी। कांग्रेस जो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, दो भागों में विभक्त होने का कारण क्या था? तो यही गरम दल और नरम दल जो विभक्त हुए, विचारधाराओं में मतभेद, एक हिंसा के पुजारी और दूसरा अहिंसा के पुजारी। उद्देश्य वही था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। उद्देश्य एक ही था, लेकिन कोई हिंसा के पद्धति को अपनाकर तो कोई अहिंसा की पद्धति को अपनाकर, कोई अहिंसात्मक विचारधारा के पथ पर चलकर भारत को आज़ाद दिलाना चाहता था, तो कोई हिंसात्मक पथ पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। अब गांधी जी अहिंसात्मक पद्धति के थे, अहिंसा विचारधारा वाले। अब चंद्रशेखर आज़ाद गरम दल वाले, यानी हिंसात्मक विचारधारा वाले, हिंसा प्रवृत्ति के पद्धति के। तो उन्होंने लेखक के सामने ही गांधी जी की अहिंसात्मक पद्धति का खुलकर विरोध किया था। उन निसारता का अर्थ होता है दिखावा, झूठा गर्व कहा था। पर मुझे घंटों समझाया, लेखक कहते चंद्रशेखर आज़ाद ने महात्मा गांधी की अहिंसा पद्धति का विरोध किया था। तो वहीं लेखक कहते हैं कि मैंने भी चंद्रशेखर आज़ाद की हिंसा पद्धति का, उन्हीं के सामने, चंद्रशेखर आज़ाद के सामने ही, पीठ पीछे नहीं, मैंने भी उनके हिंसा पद्धति का चंद्रशेखर आज़ाद के सामने ही खुलकर बुराई की थी। उन्हीं की बुराई, उन्हीं की हिंसा पद्धति की, चंद्रशेखर आज़ाद की हिंसा पद्धति की बुराई चंद्रशेखर आज़ाद के सामने ही लेखक ने की थी। इस तरह से कहते हैं आगे लेखक कि हम दोनों की पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचारों के ईमानदार थे। विचारधारा मतभेद जरूर है, एक हिंसात्मक और एक हिंसात्मक। लेखक अहिंसात्मक विचारधारा का समर्थन दे रहे महात्मा गांधी का, तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद हिंसात्मक पद्धति के। तो कहते हैं हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचारों के ईमानदार थे। विचार में मतभेद है, लेकिन ऐसा नहीं कि कट्टर दुश्मन बन गए, हमारे विचार मेल नहीं खा रहे, मतभेद है। कहते हैं हम अपने विचारों के इतने ईमानदार थे, हम दोनों के बीच पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था, उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद कार्य करते थे, उनका जो विचार था, उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल अर्थात क्या, तो विरुद्ध, ठीक है। लेखक कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरे इच्छा के प्रतिकूल वो मुझसे काम ले लिया करते, और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। लेखक कहते हैं मुझे काम करने की इच्छा नहीं भी होती तो पता नहीं चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व में ऐसा कौन सा बल था कि मेरे इच्छा के विरुद्ध, यानी प्रतिकूल, मुझसे काम ले लिया करते। और काम करने के बाद लेखक कहते मुझे प्रसन्नता भी होती, मैं गौरवान्वित महसूस करता कि मैंने चंद्रशेखर आज़ाद की काम की। तो इस तरह से आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे और कौन सी यादें लेखक से जुड़ी हुई है, किस तरह से उनके व्यक्तित्व, चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व का यहाँ उजागर करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, वंदे मातरम।